नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबलक्ष्मी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। और फेड की अनिश्चितता के चलते अमेरिकी बाजार में दिखा भारी उतार चढ़ाव। मजबूत शुरुआत के बाद 1% की गिरावट पर बंद। चीन की चिंता और कच्चे तेल में गिरावट से एशिया की कमजोर शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भंडार बढ़ने के डर से $6.5 साल के निचले स्तर पर लुढ़का क्रूड। नाइमेक्स का भाव $41 के नीचे, ब्रेंट $57 पर पहुंचा। फेडरल रिजर्व के जल्द ब्याज दरें न बढ़ाने के संकेत से सोने में आया उछाल। कॉमेक्स पर भाव $1133 के पार। रिजर्व बैंक ने 11 नए पेमेंट बैंकों को दिखाई हरी झंडी। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एबी नूवो, एयरटेल, टेक महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनियों को मिले लाइसेंस। देश में बैंकिंग की बढ़ेगी पहुंच। पेमेंट बैंक बनाने की कवायद शुरू। सन फार्मा के दिलीप संघवी पेमेंट बैंक के लिए टेलीनॉर और आईडीएफसी के साथ करेंगे जॉइंट वेंचर, जबकि विजय शेखर शर्मा ने कहा उन्हें पार्टनर की जरूरत नहीं। रेगुलेटर की बात मैंने कही थी, उसके लिए अभी हमने अरविंद पाणिग्रिया जी, वो एक जाने माने वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट है और सौभाग्य से हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी है, तो उनको मैंने विनती की है कि वो इसका रोड मैप हमको दे देंगे, हम वेबसाइट पे रखेंगे और उसको जल्दी से जल्दी उसको भी कार्यान्वित करेंगे। आवाज संपादक संजय पुगलिया से खास बातचीत में रेल मंत्री ने इसी साल रेगुलेटर बनाने का दिया भरोसा। रेलवे की सेहत के लिए जरूरी उपाय करने का भी जताया इरादा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से क्या संकेत मिलते हुए दिखाई दिए। कल याद होगा आपको, भारतीय बाजार आखिरकार थोड़ी सी तेजी में लौटते हुए दिखाई दिए। एक पुल बैक आया, 100 पॉइंट की बढ़त पर सेंसेक्स टिका और निफ्टी 8500 के बेहद करीब आकर टिका। लेकिन आज सुबह सवेरे देखिए एसटीएक्स निफ्टी थोड़ी सी नरमी दिखा रहा है। दरअसल अमेरिका में फेडरल रिजर्व के मिनट्स के डिटेल्स निकल कर आए और वहां पर कुछ साफ संकेत नहीं मिल रहा है कि ब्याज दरें कब से बढ़ना शुरू होंगी। क्या वो सितंबर रहेगा, दिसंबर या फिर जनवरी? तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग इंतजार रहेगा वो रेट हाइक के सीधी कमेंट्री का। और उसके बाद देखिए हमने देखा अमेरिकी मार्केट शुरुआती कारोबार में तेज थे, आखिर में गिरावट के साथ बंद हुए। फाइनल डिटेल्स क्या है, एशिया कैसे पड़ रहा है, तमाम डेवलपमेंट्स को आशीष हमारे साथ है। प्रेशर अमेरिकन मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट में दबाव के साथ कामकाज हुआ। अमेरिका में ध्यान रखें, हमने देखा फाइनली 1% तक की कमजोरी आई। फेडरल रिजर्व के जो मिनट्स जिसकी आपने बात करी, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर लगातार जो चिंताएं बनी हुई हैं और कच्चा तेल जिस तरह से फिर से एक फ्रेश प्लंज या तगड़ी पिटाई हुई है, ये सब हावी होता हुआ और इन सब के चलते, इन सब के बीच में एक वाइल्ड राइड कहना चाहिए अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिली। शुरुआत वहां पे 150 अंक के आसपास डाउ की कमजोरी के साथ हुई। उसके बाद डाउ इवेंचुअली 225 अंक तक का कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था। एसएनपी में 1% का दबाव था। नैस्डैक 5000 के लेवल्स के नीचे स्लिप हो चुका था। उस कमजोरी के बाद अचानक फेडरल रिजर्व के मिनट्स रिलीज हुए, स्टॉक्स में एकदम से खरीदारी आई, लेकिन वो गेन सस्टेन नहीं हुए। एकदम फ्लैट लाइन तक जाते हुए नजर आए थे अमेरिकन मार्केट्स, हरे निशान पे वापस पहुंचते हुए और वहां से फिर स्लिप और फाइनली 1% की कमजोरी के साथ बंद हुए। फेडरल रिजर्व मिनट्स में क्या आया, ध्यान रखें, फेड की जो बैठक थी ये जुलाई 28-29 तारीख की बैठक थी जिसके मिनट्स अब रिलीज हुए हैं, जहां पे ज्यादातर फेड मेंबर्स या पॉलिसी मेकर्स का मानना है कि कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं। दरें बढ़ाने के लिए जिस तरह की कंडीशंस माहौल चाहिए वो लगातार अप्रोच हो रहा है, लेकिन अभी भी एक रूम है लेबर मार्केट में इंप्रूवमेंट का। अभी भी और कॉन्फिडेंस चाहिए कि इन्फ्लेशन यहां से और स्ट्रेंथन होगा, तब शायद ब्याज दरें इवेंचुअली बढ़ाई जा सकती हैं। पर ज्यादातर वो फेड मार्केट के ऑफिशियल्स यही मानते हैं कि 9 साल बाद अब हम उस लेवल्स पे आ चुके हैं जहां पे शायद दरें बढ़ना जल्द शुरू हो सकता है। लेकिन वो अभी भी और डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, जैसे हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। फेड बेसिकली यही कह रहा है कि वो अभी भी डेटा डिपेंडेंट रहने वाला है, अभी भी साफ संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो अभी भी क्लैरिटी नहीं है इस बीच। लेकिन ध्यान रखें, जून से लेकर अब तक, जुलाई की बैठक के बाद चाइना के जिस तरह के डेवलपमेंट्स हुए हैं, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जिस तरह की कंसर्न्स आई हैं, या फिर अमेरिका में ही हाउसिंग स्टार्ट्स या हाउसिंग के जो डेटा हैं जो बड़े स्ट्रांग थे, इन सब के बीच में लोगों की कंफ्यूजन बढ़ ही गया है। कुछ लोग मानते हैं कि डेटा दिखा रहा है कि लगातार इंप्रूवमेंट है और इस बीच में इंप्रूवमेंट हुआ उसके बाद शायद सितंबर में दरें बढ़ती हुई आपको नजर आएंगी। एक तबका ये मानता है कि शायद सितंबर तो अब हाईली अनलाइकली है, लेकिन दिसंबर तक दरें फेड जरूर बढ़ा लेगा। और तीसरा तबका ये मानता है कि शायद फेड सितंबर और दिसंबर दोनों को पास दे देगा और 2016 के पहले क्वार्टर में जाके ब्याज दरें बढ़ाएगा। तो वो असमंजसता, कंफ्यूजन और तरह तरह के जो आउटकम्स थे अभी भी वही लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो यहां से कोई क्लियर कट सिग्नल जैसे एक्सपेक्टेड था नहीं आया है।
यूरोप की बात करें तो यूरोप में हमने देखा 2% तक की कमजोरी थी। दिन के लोज पर जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए हैं। एक तो ध्यान रखें, कच्चे तेल का मार्केट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यूरोप के लिहाज से, तो प्रेशर इसलिए था और फेड मिनट्स का इंतजार कर रहे थे, इसलिए कमजोरी के साथ ऑब्वियसली नर्वसनेस थी, इसीलिए कमजोरी के साथ कामकाज हुआ। एशिया आपकी स्क्रीन पर कमजोर संकेत है, यूएस फेड से कंफ्यूजन कंटिन्यू होता हुआ, इसीलिए आप देख रहे हैं। और ऑयल मार्केट्स में दबाव, ये सब दबाव बना रहा है एशियन मार्केट्स में। और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि आज थर्सडे की शुरुआत शायद आधे % के आसपास की कमजोरी के साथ हो। अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब अनिल, जिस तरह के क्यूज आशीष ने बताए हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिल रहे हैं, उस पर क्या बहुत ही कमजोर शुरुआत देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट्स में? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ग्लोबल मार्केट्स के चलते भारतीय बाजार कमजोर तो जरूर खुलेंगे, लेकिन अब भी ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेडिंग रेंज है उसके लोअर एंड पर खुलने के बाद हो सकता है बाजार वहां पर स्टेबल होने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली दिक्कत ग्लोबल संकेतों के साथ साथ ये भी है कि कल जिस तरह से मजबूती वाला सेशन रहा, काफी कुछ तेजी की पोजीशन और काफी कुछ पुट राइटिंग होती हुई दिखी है, खासतौर से 8,500 के पुट पर कल जिस तरह से एडिशन हुआ है। इसका मतलब साफ है कि जो लॉन्ग ट्रेडर्स है वो आज गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद बाजार में अपनी लॉन्ग पोजीशन कम करने की कोशिश जरूर करेंगे। दूसरी बात है कि अब नेक्स्ट सपोर्ट जो बाजार को आता हुआ दिख रहा है वो 8,400 8,425 के आसपास आता हुआ दिख रहा है जिस तरह से डेटा बने हैं। तो ओवरऑल मूड थोड़ा सा सबड्यूड है ग्लोबल मार्केट्स का। इस वक्त भारतीय बाजारों के लिए ट्रिगर वहीं से आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर 8,400 8,425 की रेंज को होल्ड कर ले बाजार तो हो सकता है आज नहीं तो कल फिर से वहां से बाउंस करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन लगातार 3 दिनों से ट्रेंड एकदम रेंज में फंसा हुआ है, तो कोशिश हो सकती है बाजार की इससे बाहर निकलने की। एक डिसिसिव सेशन मिल सकता है और ऐसे में जब ग्लोबल मार्केट अगर नहीं इंप्रूव करे और अगर फिर से रुपए में कमजोरी होती दिखे तो नीचे जाने के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज 8,400 8,425 अहम लेवल है जिस पर नजर होनी चाहिए। शुक्रिया अनिल इस हेड्स अप के लिए। क्या 8400 8425 लेकिन होल्ड कर पाएगा मार्केट? टेक्निकली स्थिति क्या दिख रही है? एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान से जानते हैं। समित बताइए, क्या रुझान दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, यूएस मार्केट से भी जो ओवरनाइट क्यूज हम देख रहे हैं और अभी जो एसजीएक्स निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा है, उससे पॉसिबिलिटी है कि हम एक 30-35 पॉइंट्स के गैप डाउन से ओपन हो। बट हम देखें तो एक फिलहाल एक रेंज बन चुकी है निफ्टी के लास्ट कुछ दिनों से 8650 से लेके 8315 की। विद इन दिस रेंज हम लास्ट 3 दिन से एक छोटी रेंज में ट्रेड हो रहे हैं जहाँ की 8531 का रेजिस्टेंस बन चुका है और 8428 का सपोर्ट है। तो फिलहाल ट्रेडर्स के लिए वही रणनीति होनी चाहिए। अगर रेंज के लोअर लेवल्स पे आता है तो वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। तो 8410 के स्टॉप लॉस से निफ्टी में खरीदारी की सकती है अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं तो। और फर्स्ट टारगेट 8520 होगा और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जब तक 8531 क्रॉस नहीं होता है तब तक वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखेगा। उसके ऊपर ही 8600 8620 के लेवल देखे जा सकते हैं। अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो हम बाय साइड पे रहना चाहेंगे। स्टॉक एक्शन और कंटिन्यू रह सकती है। फर्स्ट होगा टाइटन में बाय के लिए विद टारगेट ऑफ 355 और एक 330 का स्टॉप लॉस माना जा सकता है। और सेकंड स्टॉक होगा M&M फाइनेंस, इसमें बाइंग की जा सकती है 275 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस होगा 256 का। शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक शायद खरीदारी की अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन इंडेक्स पर थोड़ा सा दबाव खुलते ही देखने को जरूर मिलेगा। कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? हमारी रिसर्च टीम की सोनम मेहता, पूजा त्रिपाठी हमारे साथ अब जुड़ रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरुआत सन फार्मा के साथ करना चाहेंगे, जहां पे कंपनी को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल गई है ज़ायोमिनो ड्रग के लिए। ये एक दर्द की दवा है और वैसे तो ऑलरेडी काफी कॉम्पिटिटर्स है इस दवा के लिए मार्केट में, लेकिन कंपनी इसके जरिए यूएस मार्केट में अपने डर्मेटोलॉजी पोर्टफोलियो को मजबूत बनाती पाएगी, जहां पर कंपनी का खुद का कहना है कि वित्त वर्ष 2018 तक कंपनी के यूएस सेल्स में डर्मेटोलॉजी सेगमेंट कंपनी को 40% कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगी। कॉर्पोरेशन बैंक का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। कंपनी ने अपने बेस रेट के दरों में 10 बेसिस पॉइंट की कटौती की और इस वक्त कंपनी का बेस रेट 9.99% है, जो कि 24 अगस्त से लागू होगा। ड्वेलिंग कॉर्पोरेशन ये काउंटर पर नजर रखेगा, जहां पर सरकार ओएफएस के जरिए अपनी 5% की हिस्सेदारी इस कंपनी में बेचती हुई दिखाई देगी। ये ओएफएस कल मार्केट में हिट होगा। अब आपको बता दूं, सरकार की हिस्सेदारी फिलहाल कंपनी में 78.56% की है और यहाँ पर सरकार इस स्टेक सेल के जरिए 57 करोड़ या फिर लगभग 60 करोड़ रुपए जुटा पाएगी। इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस आज मार्केट आज के बाद डिक्लेयर होगा। मर्केटा लिमिटेड का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर गुजरात में कैम्बी बेसिन में कंपनी को दूसरा एक क्रूड ऑयल का वेल मिला है और जो कि काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है यहाँ पर कंपनी के लिए। इसके अलावा एक फंड एक्शन भी देखने को मिला है। यहाँ पर क्रेस्टा फंड की तरफ से बिकवाली हुई है और कंपनी ने करीब 56 लाख शेयर 22 रुपए प्रति शेयर पर बेचे।
मारुति, एक नेगेटिव खबर आती हुई कंपनी के लिए, जहां पर गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुताबिक आसाम में नए छोटे गाड़ियों के लॉन्च और सेल पर बैन लगा दिया गया है, या फिर एक रोक लगा दी गई है जब तक वो सारी गाड़ियां सारे नियमों का पालन ना कर ले, ताकि जो व्हीकल्स है वो सेफ है कि नहीं इसका जांच ना हो जाए। और इसलिए फिलहाल के लिए आसाम में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक सबसे बड़ा मार्केट है ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए, वहां पर छोटी गाड़ियों के मॉडल्स के रजिस्ट्रेशन और बिकवाली पर फिलहाल एक बैन लगा दिया गया है। अदानी ग्रुप के तमाम काउंटर्स आज फोकस में रहेंगे। यहाँ पर सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि कंपनी अपने $3 बिलियन से ज्यादा के सोलर प्लान के लिए सॉफ्ट बैंक और फॉक्सकॉन के साथ बातचीत में है। ओरिएंट ग्रीन पावर, यहाँ पर कल बोर्ड की बैठक हुई थी। इस बोर्ड बैठक में कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए 250 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी ले ली है। प्रमोटर्स खुद इस प्रेफरेंशियल बेसिस में या फिर प्रेफरेंशियल शेयर्स में सब्सक्राइब करते हुए दिखाई देंगे, जिसके जरिए प्रमोटर्स खुद लगभग 250 करोड़ रुपए कंपनी में इन्फ्यूज करते हुए दिखाई देंगे। जेट एयरवेज, अपने कर्ज को कम करने के लिए कंपनी फिलहाल 1650 करोड़ की रकम जुटाएगी शॉर्ट टर्म लोन के जरिए। अभी भी कंपनी को ओवरसीज लोन जुटाने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिलनी बाकी है। और आखिर में पीवीआर के काउंटर पर नजर रखेगा, जहां पे कंपनी ने 70% का हिस्सा खरीद लिया है जी मेज में। ये एक दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप है, 4700 डीसी पॉपकॉर्न के तौर पर जानी जाती है। लगभग 5 करोड़ रुपए की डील हुई है। ये जो 4700 डीसी पॉपकॉर्न है, ये 25 फ्लेवर्स ऑफ पॉपकॉर्न अवेलेबल करता है, जिसका प्राइस रेंज 65 से 800 रुपए का है। तो शायद अब पीवीआर में पॉपकॉर्न काफी महंगे होते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी खबर आपके लिए हाजिर करेंगे। आरबीआई ने किन कंपनियों को दिए हैं पेमेंट बैंक के लाइसेंस, और साथ ही सुरेश प्रभु रेल मंत्री से हमारी खास मुलाकात की एक झलक आप देखेंगे आगे कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं सुबलक्ष्मी सीएनबीसी आवाज पर, और अब बात नए पेमेंट बैंक लाइसेंसेस की। रिजर्व बैंक ने कल 11 कंपनियों और व्यक्तियों को पेमेंट बैंक के लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी है। इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला नूवो जैसे बड़ी कंपनियों के नाम हैं, और साथ ही डाक विभाग भी शामिल है। पेमेंट बैंक लाइसेंस हासिल करने वालों में एयरटेल, एम कॉमर्स, वोडाफोन, एम पैसा जैसी टेलीकॉम कंपनियां भी शामिल हैं। इस खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या। प्रदीप, जिन कंपनियों को लाइसेंस मिले हैं, ये कैसे काम करेंगे, कितना एक्साइटिंग एनवायरनमेंट रहेगा यहाँ पर? अब ये जो चुनाव है 11 कंपनियों को जिनको पेमेंट बैंक के लाइसेंस दिए गए हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 1-2 ऐसी कंपनियां हैं जो पहले से ही पेमेंट कारोबार में है, पेटीएम या फिनो। तो ये तो एक ऑब्वियस चॉइस है, इनके लिए एक्सटेंशन होगा साफ तौर पे। लेकिन कम से कम 5 ऐसे प्लेयर्स हैं, ऐसी कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां सीधे तौर पे, या फिर ऐसे ग्रुप की कंपनियां हैं जिनका मोबाइल कारोबार है या होने वाला है। तो उस स्थिति में ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ये जो पेमेंट बैंकिंग है, दरअसल मोबाइल बैंकिंग होने जा रही है, और मोबाइल इसको पूरी तरह से ड्राइव करता हुआ नजर आएगा, ऐसा हमें दिखाई देता है। दूसरी बात, कम से कम 2 ऐसे ग्रुप हमारे सामने हैं जिनके बड़े रिटेल कारोबार हैं, रिलायंस और बिरला। तो रिटेल यानी कि मॉल में आप शॉपिंग के साथ साथ बैंकिंग भी कर पाएंगे, ऐसा लगता है। कॉम्बिनेशन साफ तौर पे नजर आ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात आप यहाँ पे देखिए कि देश के जो बड़े लीडिंग बिजनेस हाउसेस हैं, औद्योगिक घराने हैं, ये लगातार बैंक लाइसेंस चाहते थे, इनको नहीं मिले। लेकिन अब ये जो पेमेंट बैंक का लाइसेंस है, वो काफी सारे बड़े औद्योगिक घरानों को मिला है, बड़ी कंपनियों को मिला है। अब देखिए, इसमें अंबानी है, इसमें बिरला है, इसमें सांघवी है, इसमें दक्षिण भारत से मुरुगुप्पा ग्रुप है, और साथ ही महिंद्रा ग्रुप है। तो ये बड़े औद्योगिक घराने जो अब तक अपने अपने फील्ड में, अलग अलग इंडस्ट्री में जड़ें जमाए हुए हैं और अपनी छाप लगातार छोड़ी है इन्होंने, अब जब ये पार्शियली ही सही, पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ सीमित सेवाओं के साथ अगर बैंकिंग में उतरेंगे तो मुकाबला काफी रोमांचक होगा। जी हाँ, काफी एक्साइटिंग टाइम्स। एक तरफ बड़े दिग्गज कॉर्पोरेट हाउसेस, दूसरी तरफ यहाँ पर डिस्ट्रप्टर टेक्नोलॉजी वाली मोबाइल वॉलेट कंपनियां भी। लेकिन पेमेंट बैंक लाइसेंस मिलने के बाद टेक महिंद्रा के सीईओ और एमडी सीपी गुरनानी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा पेमेंट बैंक में महिंद्रा फाइनेंस बराबरी का हिस्सेदार होगा।
इस बिजनेस की जो सीक्रेट सॉस है टेक्नोलॉजी, उसमें काफी हद तक हम लोग पहले ही आगे बढ़ चुके थे। और दूसरा ये था कि आई मीन इट्स more or less decided that we will have an equal equity partnership with Mahindra Finance. महिंद्रा का रोल इसमें बहुत अहमियत है। वहीं वोडाफोन इंडिया के सीईओ सुनील सूद का कहना है कि पेमेंट बैंक और मोबाइल कंपनी एक साथ होने से वोडाफोन काफी लोगों तक पहुंच पाएगा। So being a payments bank gives us that big edge in terms of having the faith and trust of our customers. The combination of being a bank plus a mobile company allows us to really reach out to the masses. We're a mobile company which is both urban as well as rural. We distribute our products in 1.8 million retail outlets across the country, and a majority of them, about 60% of these outlets are actually in the rural belt. So our sales force touches both the urban customer as well as the rural customer. और इस बड़ी खबर पर CNBC आवाज की आज आप देख सकते हैं खास कवरेज। दिन भर हमारे साथ जुड़ेंगे इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज जिनके हाथ वो लाइसेंस लगे हैं। 8:30 बजे हम बात करेंगे टेक महिंद्रा के MD और CEO CP गुरनानी से। साथ ही चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के MD विलायन सुबैया भी हमारे साथ होंगे। इसी कड़ी में 10:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे पेटीएम के फाउंडर और CEO विजय शेखर शर्मा, और दोपहर 2:10 पर हमारे साथ होंगे NSDL के CEO GV नागेश्वर राव। वहीं रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने CNBC आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया से खास मुलाकात में कहा है कि रेलवे रेगुलेटर मार्च तक आ जाएगा। उनका मानना है कि कई एजेंसियों के बीच तालमेल और ट्रांसपेरेंसी में ये मददगार होगा। क्योंकि ये बहुत मल्टीपल स्टेक होल्डर के साथ काम करना है, और आपने एक विचार रखा भी है कि एक रेगुलेटर और पार्लियामेंट बैक्ड रेगुलेटर होना चाहिए। वो हम कब तक देखेंगे और उसको आप कैसे डिस्क्राइब करिए? देखिए, इसकी जरूरत है। इसको भी मैंने ये जो डेलीगेशन की बात मैंने बजट में कही थी, उसके पहले मैंने पार्लियामेंट में मंत्री बनने से पहले उसको डेलीगेशन का शुरुआत की थी। रेगुलेटर की बात मैंने कही थी, उसके लिए अभी हमने अरविंद पाणिग्रिया जी, वो एक जाने माने वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट है और सौभाग्य से हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी है, तो उनको मैंने विनती की है कि वो इसका रोड मैप हमको दे देंगे, हम वेबसाइट पे रखेंगे और उसको जल्दी से जल्दी उसको भी कार्यान्वित करेंगे। इसमें एफिशिएंसी पैरामीटर भी आएंगे, पीपीपी भी आएंगे, और साथ साथ में फ्रेट और फेयर उसका तय करने का भी एक तरीका भी वो निकाल के हम उसको सामने लाएंगे। तीनों चीज करते हैं। कब तक? इसी साल? हाँ जी, इसी साल हो जाएगा। हाँ, मुझे लगता है इस साल मैंने फाइनेंशियल ईयर के पहले तो हम जरूर, हमारी कोशिश है कि इसके फाइनेंशियल ईयर के पहले अगले बजट से आसपास में करेंगे। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी और करेंसी मार्केट पर। यहां पर भी हमने देखा है कच्चे तेल में दबाव का सिलसिला जारी है, वहीं सोने में आया है उछाल। तो आपकी क्या हो रणनीति, इस पर एक नजर आती है। और फोकस अब करेंसी और कमोडिटी मार्केट पर। फेडरल रिजर्व ने संकेत साफ नहीं दिए हैं कि ब्याज दरें कब बढ़ेंगी। अब भी अनिश्चितता जारी है कि सितंबर में होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद दिसंबर और जनवरी में भी वो रेट हाइक आता हुआ दिखाई देगा। इसका इम्पैक्ट आप देखिए, सोने में एक उछाल देखने को मिला, $1134 पर इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड। चांदी में भी एक बढ़त आई है, लेकिन कच्चे तेल में लगातार बिकवाली का सिलसिला जारी है। अमेरिकी क्रूड रिजर्व में बढ़त की वजह से यह सेल ऑफ आया है। हमारे साथ हमारे जानकार, और उनसे समझते हैं आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए आज के सत्र में। रवि, गुड मॉर्निंग, बताइए सोना और चांदी क्या एक बेटर ट्रेड रहेगा? एक पुल बैक आया है, क्या राय है? देखिए, सोने में तो अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हर्षदा जी यहाँ पर अगर देखें तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। यहाँ से अभी 80 से 100 रुपए तक का सोने में और तेजी हो सकता है, लेकिन सिल्वर एक अच्छी बिट होगी। आप 35,300 से 500 के बीच में आप बाय करके चल सकते हैं। आज की तेजी देखें तो वापस से 35,800 से 36,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आप यहाँ पर चांदी में एक बाय की पोजीशन आप बना के चल सकते हैं। और कच्चा तेल जहां पर हम देख रहे हैं लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है, ब्रेंट 47 तक पहुंचा है। अगर इस समय अग्रेसिव शॉर्ट कोई लेता है, क्या टारगेट्स रहेंगे और कितना पैसा बन पाएगा शॉर्ट करके?
देखिए, इस समय 2650 रुपए का क्लोजिंग है और क्रूड में जिस तरीके से इन्वेंट्री है उसको देखते हुए सर जी एक डाउन साइड में अगर आप देखें तो 2580 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लोएस्ट लेवल पे यहाँ पे 100 रुपए यहाँ से और अभी क्रूड गिर सकता है। $40 के नीचे ट्रेड होने के बाद नया जो टारगेट आपको नाइमेक्स में देखने को मिलेगा वो $35 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 40 की क्लोजिंग का थोड़ा सा यहाँ पर इंतजार करना चाहिए। और ओवरऑल अभी सेंटीमेंट खराब है, 100 से 150 पॉइंट तक का करेक्शन एक इंडियन मार्केट में आपको और देखने को मिल सकता है। और करेंसी मार्केट के लिए क्या ट्रेड, क्योंकि कल हमने देखा काफी ज्यादा कमजोरी आई, 65.44 तक के लेवल्स, समाप्ति ऑफकोर्स 65.26 पर रही। 66 के कितने चांसेस हैं? अभी अगर देखें जिस तरीके से अभी यूएस से कोई बहुत संकेत नहीं मिले हैं और यहाँ पर अब रुपी में भी आपको थोड़ी सी यहाँ पे एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर इस समय रिजर्व इंडिया के पास अच्छे हैं, एफएक्स रिजर्व देखें तो $353 बिलियन है, तो वापस से रुपी एक $65.40 से $64.90 का दायरा आपको देखने को मिलेगा। आज सेल करके चलना चाहिए, रुपया आज वापस से एक स्ट्रेंथ शो करेगा, $65 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रेंथ की पूरी उम्मीद यहाँ पर देखी जा सकती है। 65.10 का टारगेट रवि दे रहे हैं। शुक्रिया रवि हमारे लिए समय निकालने के लिए और ये चेक देने के लिए। आज सुबह सवेरे SGX निफ्टी 56 अंक टूटा है। इंटरनेशनल मार्केट में सेल ऑफ कायम है, उसका असर आज ओपनिंग ट्रेड पर दिखाई देगा। लेकिन इस तरह के माहौल के बीच वो कौन से ट्रेडिंग आइडियाज है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, यही आपको पता लगेगा। स्टॉक 2020 में आपके लिए हाजिर करेंगे आज के टॉप 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आशीष और नीरज इस छोटे से ब्रेक के बाद।